सुबह हो चुकी थी। प्रीतपुरा में चल रहे हंगामे से अनजान सिद्धार्थ हवेली के बाहर मौजूद एक बाग में घूम रहा था और अपने साथ हुई रात की घटना को याद कर रहा था। पहले पारद का मानव बनकर आकर उसको आगाह करना और फिर उसके बाद फिर रात में एक काले धुएं का उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश करना, ये सारी चीजें सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन चीजें जितनी तेजी के साथ बदल रही थी, उसको ये पता लगाने में ज्यादा दिन का समय नहीं बचा था। अभी वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसको रास्ता बताने वाली रंजना वहां आ गई थी और उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने रात को हुई घटना के बारे में बताते हुए ये कहा कि उसने सिद्धार्थ को जादू करते देख लिया है। रंजना के मुंह से ये चीज सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया था। क्या 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 तुमने क्या देखा तुमने? सिद्धार्थ घबराई हुई आवाज में बोला। रंजना काफी तेज तर्रार बच्ची है, ये सिद्धार्थ को तभी पता चल गया था जब वो रंजना से पहली बार मिला था। इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर रंजना ने किसी के सामने ये बात शेयर कर दी तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही कि आप जादूगर हो और मैंने आपको जादू करते हुए देखा था। आपने अपनी इस अंगूठी से काला धुआं निकाला था और फिर उससे बात करके उसे इस अंगूठी में बंद कर दिया था। आप जादूगर हो ना? रंजना ने बहुत मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए कहा। रात में जब अभिमन्यु के जानवरों ने रंजना के खेतों की फसल को बर्बाद कर दिया था और वो अभिमन्यु के घर पर उलाहना देने आए थे, तो उस समय उनके साथ में रंजना भी आई थी। गुस्से में होने की वजह से रंजना के दादाजी ने तो सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन रंजना की नजर सिद्धार्थ के ऊपर पड़ गई थी और सिद्धार्थ के हाथों से काला धुआं निकलते देखकर वो क्यूरियोसिटी में सिद्धार्थ के पीछे पीछे चली गई थी, जहां पर उसने सिद्धार्थ को पारद के साथ बातें करते देख लिया था। वो रात में ही सिद्धार्थ से इस बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तब तक सुकृति वहां आ गई थी। अरे बेटा वो धुआं मैं सिगरेट पी रहा था, इसलिए निकल रहा था और तुमने उसे जादू समझ लिया, सिद्धार्थ ने बनावटी हंसी के साथ कहा। उसके इतना कहने के बाद रंजना ने सिद्धार्थ को हाथों से नीचे झुकने का इशारा किया और जब सिद्धार्थ नीचे झुक गया तो वो सिद्धार्थ के कानों के पास जाकर बोली, मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है भैया, लेकिन अगर आपने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि आप कौन हो। रंजना की मासूमियत से भरी धमकी के बाद सिद्धार्थ सन रह गया था। आजकल के बच्चे इतना एडवांस पैदा होने लगे हैं, मुझे पता ही नहीं था। सिद्धार्थ माथा पकड़ते हुए अपने मन में बोला। उसने जिस राज को सब लोगों से छुपा लिया था, उसे एक छोटी सी बच्ची ने पकड़ लिया था। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी गुल्लू वहां पर आ गया था और सिद्धार्थ के चेहरे पर फैली हुई टेंशन को देखकर बोला, क्या हुआ मेरे उजड़ी हुई सियासत के लूटे हुए सुल्तान? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। एक तो पहले ही रंजना की बातों से परेशान था, ऊपर से गुल्लू वहां उसके ऊपर तंज मारने आ गया था। तुम चुप रहो यार 1 मिनट, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। लेकिन रंजना उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने सिद्धार्थ की बात सुन ली और बोली, मैंने आपको इस जंगली बिल्ली से बातें करते भी देखा है जब आप बीरेन अंकल के घर की छत पर थे। रंजना ने फुसफुसाते हुए कहा। रंजना सिद्धार्थ के ऊपर बम गिराए जा रही थी। उसने हड़बड़ी में आकर उसके सामने ही गुल्लू को वहां से जाने को भी कह दिया था। इससे रंजना को यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ इस जंगली बिल्ली से बातें करता है। जंगली बिल्ला किसे बोला लड़की? पांडा है मैं। सिद्धार्थ इसे बोल, अगर ये मेरे को फिर से बिल्ला बोली तो जान से मार दूंगा इसे। सिद्धार्थ के कुछ कहने के पहले गुल्लू बोला। एक तो सिद्धार्थ पहले ही रंजना के बातों से परेशान था, ऊपर से गुल्लू की धमकी ने उसका और दिमाग खराब कर दिया। तुम चुपचाप अभी यहां से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर आंखें तरेरते हुए कहा और उसके आंखें तरेर कर देखने के बाद गुल्लू चुपचाप वहां से चला भी गया था। गुल्लू के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ रंजना की ओर मुड़ा और बोला, बेटा तुमने जो कुछ देखा है वो किसी से बताना मत,
मैं तुम्हें सबसे महंगी वाली चॉकलेट लाकर दूंगा। सिद्धार्थ ने रंजना की ओर देखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले रंजना सिद्धार्थ से कुछ कहती, उसके चेहरे का रंग अचानक से बदल गया था। उसके चेहरे पर सिद्धार्थ को अभी जो मुस्कुराहट और मासूमियत दिखाई पड़ रही थी, वो एकदम से गंभीरता में बदल गई थी। सिद्धार्थ को उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ने की वजह नहीं समझ आ रही थी। तभी सिद्धार्थ को अपने पीछे से किसी के डांट कर बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ क्या कर रही हो तुम रंजना? और तुम्हें एक ही बात को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि किसी अजनबी से बात नहीं करना है तुम्हें। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहां पर रंजना का चाचा रवि खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्सा फैला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को रंजना के चेहरे का रंग उड़ने का कारण मालूम पड़ चुका था। सच अ पिटी गाय, बच्चों से ऐसे कौन बात करता है? सिद्धार्थ अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला और फिर रवि की ओर देखते हुए बोला, मैंने ही उसे बुला लिया था भाई जी। वो आप चुप रहिए, मैं आपसे नहीं अपनी भतीजी से सवाल कर रहा हूं। रवि ने सिद्धार्थ की बात को बीच से ही काटते हुए बोला। उसको गुस्से से बोलता देखकर सिद्धार्थ चुप हो गया था। चलो यहां से, फिर बताता हूं तुम्हें, रवि ने रंजना की ओर देखते हुए कहा और फिर रंजना का हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर चला गया था। रवि के साथ जा रही रंजना पीछे मुड़ मुड़कर सिद्धार्थ को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बकरा हलाल होने से पहले अपने आसपास खड़े लोगों को इस उम्मीद से देखता है कि शायद कोई उसे इस कसाई के हाथों से छुड़ा लेगा। रवि रंजना को लेकर वहां से चला गया था और सिद्धार्थ वहीं खड़ा उसे जाता देखता रह गया था। लेकिन रंजना के चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के दिमाग में एक तूफान उठ गया था। इधर जो तूफान सिद्धार्थ के दिमाग में उठ रहा था, ठीक वैसा ही तूफान प्रीतपुरा गांव में उठा हुआ था। गांव के मुखिया हरमन सिंह के पोते लकी का सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। उसका सिर गांव के एक निवासी को अपने दरवाजे के सामने उस वक्त पड़ा मिला था जब वो अपने खेतों को देखने जा रहा था। जिस वक्त लकी का सिर मिलने पर वहां पर शोर मचा था, उस वक्त अधूता महान मां के साथ संपर्क में था और शोर उठने पर वो भी पहुंच गया था। उसे लकी का सिर वहां देकर झटका लग गया था क्योंकि लकी का सर उसने पहाड़ी के ऊपर काटा था और वो यहां कैसे पहुंच गया था। लेकिन इन सब चीजों पर उसे सोचने का समय नहीं था। उसने लकी के कटे हुए सर को देखकर नखरा बनाकर रोना शुरू कर दिया था। सर मिलने के बाद लकी की बॉडी को भी ढूंढा गया था, जो उन्हें पहाड़ी के ही ऊपर एकदम से सिकुड़ी हुई अवस्था में मिल गई थी और साथ ही साथ उसकी पिस्तौल भी वहीं पर पड़ी मिल गई थी। पूरा गांव इस समय मुखिया हरमन सिंह के दरवाजे पर एकत्रित था। सर काटकर हत्या होने की बात सुनकर पुलिस भी आ चुकी थी। हरमन सिंह के घर की औरतों समेत गांव के और महिलाओं के रोने की आवाज वहां के माहौल को काफी भावुक बना रही थी। गांव की महिलाएं भले ही भावुक हो रही थी, लेकिन गांव के मर्दों के चेहरों पर खौफ दिखाई दे रहा था। लकी के कटे हुए सर और उसके सिकुड़े हुए धड़ ने सबको डरा दिया था। सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे। वहां पर जितने मुंह थे उतनी ही बातें सुनाई दे रही थी। ये कोई सिंडिकेट का काम बता रहा था तो कोई किसी पिशाच के आने का अंदाजा लगा रहा था। उसी में से कुछ लोग गांव के ऊपर देवी का प्रकोप आने की बात कर रहे थे तो कोई जंगली जानवर का काम बता रहा था। लेकिन असलियत क्या थी, ये या तो अधूता को पता था या फिर उस शख्स को जिसने लकी के कटे हुए सिर को वहां लाकर रखा था। हरमन सिंह जी, प्लीज इस पेपर पर साइन कर दीजिए, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाएंगे। वहां आए एक सिपाही ने हरमन सिंह के रूप में बैठे अधूता के सामने पंचनामे का पेपर बढ़ाते हुए कहा। अधूता ने पेपर लेकर उसके ऊपर इंग्लिश में बिल्कुल वैसा ही साइन कर दिया था जैसा हरमन सिंह किया करता था। उसके साइन करने के बाद पुलिस वाले लकी की बॉडी को लेकर जा चुके थे। अधूता भी उनके साथ वहीं चला गया था। वो सिद्धार्थ के बारे में हरमन की यादों को रिकॉल कर रहा था और जैसे जैसे उसे सिद्धार्थ के बारे में पता चल रहा था, वैसे वैसे उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सिद्धार्थ ही वो इंसान है जिसे पारद ने इंद्रनगर की रक्षा करने के लिए चुना है। शाम का समय हो चुका था। लकी की लाश पोस्टमार्टम से आ चुकी थी। अधूता ने अपने हाथों से लकी की लाश को आग के हवाले कर दिया था। तब तक उसे हरमन की यादों से सिद्धार्थ के बारे में सारी जानकारी हासिल हो चुकी थी कि सिद्धार्थ का रिया माथुर से क्या संबंध है, उसके कौन कौन से दोस्त थे, उसका सुकृति के साथ क्या रिश्ता था
उसने कैसे हॉस्पिटल को बचाया था, उसे पुलिस एनकाउंटर करने को ढूंढ रही थी, फिर उसे बरी कर दिया गया था। ये सारी बातें हरमन की यादों से अधूता के पास पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ के बारे में सारी जानकारी निचोड़ने के बाद अब अधूता का टारगेट सिद्धार्थ को ढूंढने का था, जो पुलिस और दुनिया की नजरों में लापता था। साथ ही साथ उसे उस आदमी को भी तलाश करना था जिसने लकी के कटे हुए सिर को वहां लाकर रखा था, क्योंकि वो आदमी अधूता की पोल खोलकर उसके मिशन को नुकसान पहुंचा सकता था। रात हो चुकी थी। अधूता हरमन के घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहां पर उसे महान मां के साथ संपर्क करके उन्हें सिद्धार्थ के बारे में सारी जानकारी देना था। हालांकि वो ये काम घर से भी कर सकता था, लेकिन घर से ये काम करने पर उसे पकड़े जाने का खतरा था। लेकिन अधूता इस बात से अनजान था कि एक जोड़ी आंखें साए की तरह उसका पीछा कर रही है। पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा के चलने से, पत्तियों के आपस में रगड़ने से निकलने वाली आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अधूता का पैर जब वहां रखी सूखी पत्तियों के ऊपर पड़ता तो उनके कड़खड़ की डरावनी आवाज निकलती थी। अधूता अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अधूता ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने फिर से जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर से किसी के वहां होने का एहसास हुआ। अधूता समझ गया था ये वही शख्स है जिसने लकी का सिर गांव में रखा है। वो अचानक से वहां से गायब हो गया था। अधूता के गायब होने के बाद कंबल ओढ़े उसका पीछा कर रहे शख्स ने उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे अधूता कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, और जब वो पीछे मुड़ा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। अधूता अपने असली रूप में खड़ा हुआ उसे खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहा था। आखिर कौन था अधूता का पीछा करने वाला शख्स? क्या उसी ने रखा था लकी का सिर गांव में? और क्या है रांझड़ा के अपने चाचा से डरने की वजह? क्या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई बहुत बड़ा राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।